नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, अपन यहाँ बात कर रहे थे ब्रिटिश संविधान के बारे में। जो राजस्थान विश्वविद्यालय का BA द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम आपका, उसमें जो प्रथम पेपर है BA द्वितीय वर्ष का राजनीति विज्ञान का, उसमें आपके सिलेबस में जो ब्रिटेन का जो संविधान दिया है उसके बारे में अपन यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो आज वाला टॉपिक अपना विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन। यहाँ मैंने लिखा है विधि का शासन। देखिए, इस चीज़ को ब्रिटेन के संविधान में इस चीज़ को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, विधि का शासन। कहने का तात्पर्य कानून का शासन। कानून से बाहर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपराध किया हुआ है तो कानून से दंड देगा ही, चाहे वो किसी भी पद पर हो, निम्न पद पर हो, चाहे ऊंचे पद पर। अब ये विधि के शासन की जो अवधारणा है वो किसने विकसित की? जैसे वहाँ के कुछ विचारक हैं, डाइसी है, जेनिंग्स है, हेंसन है, फिलिप्स है, आदि विचारकों ने। तो जो डाइसी ने जो विधि के शासन की अवधारणा दी है उसको इम्पोर्टेंट माना गया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया है। तो विधि के शासन से ये अर्थ है कि विधि के शासन से बाहर कोई नहीं है, कानून के शासन से कोई उससे बच नहीं सकता। तो डाइसी की एक पुस्तक है कि संविधान की विधि, उसमें जो 3 पक्षों पर उसने कानून का शासन है उसको 3 पक्षों पर उन्होंने इसका प्रभाव डाला है, 3 पक्षों पर जोर दिया है। वो मैंने लिखा है कि बिना अपराध के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं, और इंग्लैंड में संविधान के जो सामान्य सिद्धांत है वो न्यायिक निर्णयों के परिणाम है। यानी कि डाइसी ने जो कानून की व्याख्या की है, संविधान की विधि उनकी पुस्तक है। आपको परीक्षा के जैसे मान लीजिए 2 सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है कि विधि के शासन की अवधारणा के जो दी है वो किसने दी है? डाइसी ने। सबसे पहले 2 नंबर के सवाल में आपको पूछा जा सकता है। दूसरी बात है कि डाइसी की पुस्तक का नाम जो मैंने यहाँ लिखा है कि संविधान की विधि, उन्होंने 3 पक्षों पर प्रभाव डाला है कि बिना अपराध के दंडित नहीं, यानी कि जो न्यायालय है या कानून है, जिस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं होता उसको दंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि बिना अपराध के उसको दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मैंने यहाँ लिखी कि कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन है और उसने अपराध किया तो भी उसको दंड का भोगना ही होगा, यानी कि उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी कानून से बच नहीं सकता। तीसरी बात मैंने यह की कि इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम है, यानी कि जो इंग्लैंड का जो संविधान है उसमें सामान्य सिद्धांत जैसे नागरिक अधिकार हो गए, नागरिकों की स्वतंत्रताएं हो गई, उनकी जो प्राकृतिक रूप से अधिकार है उनमें किसी प्रकार का जो है फेरबदल या उनमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। वो क्या है कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं और जो ब्रिटेन के लोग हैं उन चीज़ों का हमेशा लगातार पालन करते रहते हैं। तो ये तो हो गई आपके विधि के शासन की अवधारणा, यानी कि डाइसी ने विधि के शासन की अवधारणा दी है। संविधान की विधि उसमें पुस्तक में इसकी व्याख्या की है, 3 पक्षों पर ये मोटा मोटा प्रभाव डाला है। अब आप आगे देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान की जो विधि के शासन है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं वो अपनी एक बार यह है ब्रिटिश न्याय व्यवस्था। यानी कि ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है उसकी कौन कौन सी यहाँ विशेषताएं हैं वो अपन यहाँ पढ़ते हैं। कौन सी हैं? विधि का शासन। विशेषताएं मैं यहाँ लिखता हूँ। नंबर पहला है विधि का शासन। ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था की जो विशेषताएं आपको 5 नंबर के सवाल में परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ लिखी है कि विधि का शासन, जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटेन में सभी कानून के
अंतर्गत हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून का शासन है, चाहे व्यक्ति किसी पे पद पर आसीन हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा है संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता यानी कि पहली विशेषता मैंने लिखी विधि का शासन, दूसरी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी कि ब्रिटेन के संविधान में जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से और व्यवस्थापिका से बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। सम्राट जो है वो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो अपने विवेक से करता है। एक न्यायिक नियुक्ति आयोग वहाँ गठित किया गया है, तो उनके परामर्श से, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की वो नियुक्ति करता है। तो न्यायपालिका को है वो कार्यपालिका के और व्यवस्थापिका के दबाव से मुक्त रखा गया है। तीसरी विशेषता मैंने लिखी संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। संसद जो कानून पारित करते हैं उनको निरस्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो ब्रिटिश संविधान है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है, यानी कि कानूनों को अवैध या रद्द घोषित नहीं किया जा सकता। अगली विशेषता है असंहिताबद्ध कानून। असंहिताबद्ध कानून यानी कि कानूनों का जो ढांचा है उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया, कानूनों में एक रूपता का अभाव है। फिर है एक सी कानूनी पद्धति का अभाव। यानी कि ब्रिटेन के संविधान में अलग अलग जगह अलग अलग कानूनों को अपनाया गया है। जैसे वेल्स है, स्कॉटलैंड है, तो वहाँ अलग थोड़ी न्यायिक प्रक्रिया वहाँ की अलग है, ब्रिटेन में अलग है। तो एक सी जो कानूनी पद्धति है उसका वहाँ अभाव पाया है। निर्दोषिता की पालना, यानी कि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता। अगर उस पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन के संविधान में एक कहावत है कि एक अपराधी के चक्कर में चाहे 10 अपराधियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। एक है कि निःशुल्क परामर्श एवं सहायता। निःशुल्क परामर्श एवं सहायता ब्रिटेन के संविधान में ये भी एक विशेषता है न्याय की कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए गरीब है तो वो निःशुल्क न्यायालय में अपना परामर्श मांग सकता है, उसको निःशुल्क कानूनी रूप से उसको सहायता की जाएगी। तो जो ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है उसकी विशेषताएं हैं कि विधि के शासन को अपनाया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रखी गई है, संसद की सर्वोच्चता बनी है, असंहिताबद्ध कानून है, एक सी कानूनी पद्धति का अभाव है, निर्दोषिता की पालना और निःशुल्क परामर्श एवं सहायता। ये बात आपको 5 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो ये बिंदु आपको उसमें लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपका 5 नंबर का जो सवाल है वो कंप्लीट होगा। अब अपन बात करते हैं कि जो ब्रिटेन का जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ की जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की है, वो यहाँ लिखता हूँ। हाँ तो मित्रों, अब देखिए कि ब्रिटेन में जो नवसृजित सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई है वो देखिए यहाँ
अभी अपन पढ़ रहे थे कि ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था। तो समय के साथ ब्रिटेन के कानूनों में बदलाव हुआ है। पहले अपन ने पढ़ा कि जो ब्रिटेन का जो संविधान था वो अलिखित था, यानी कि कानूनों को अलिखित रूप में ही वहाँ की जो जनता है वो समझती थी। लेकिन समय के अनुसार इन चीज़ों में परिवर्तन हुआ है और अब ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वहाँ की गई है। तो यहाँ देखिए कि 2005 में एक संवैधानिक सुधार की एक रूपरेखा वहाँ रखी गई और जो ब्रिटेन के सम्राट हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा और 1 अक्टूबर 2009 से वहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश उसमें होंगे। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती थी, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कार्यों को वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2009 से उसके कार्यभार को ग्रहण कर लिया। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन, यानी कि ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का गठन अब हो चुका है। यूनाइटेड किंगडम के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें अध्यक्ष सहित 12 न्यायाधीश होंगे। यह आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें न्यायाधीशों की संख्या, तो आपको 2 नंबर के सवाल में ये बात पूछी जा सकती है। जो न्यायाधीशों की योग्यता है वो क्या होगी, यानी कि लॉर्ड चांसलर की नज़र में, सम्राट की नज़र में वो कानून का विधिवेता हो या कानून का अच्छा वो जानकार रहा हो, 15 वर्षों के लिए किसी अच्छे न्यायालय में या उच्च न्यायालय में वो अधिवक्ता के रूप में वो कार्य कर चुका हो, तो ये उसकी योग्यताएं हैं। या कम से कम 5-7 साल तक वो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। उसका जो कार्यकाल है वो 70 वर्ष तक रहेगा, यानी कि उसकी जो कार्य करने की जो उम्र है वो 70 वर्ष तक है। अब उसकी देखते हैं कि अपन चयन जो प्रक्रिया होगी, न्यायाधीशों का चयन किस प्रकार से होगा। तो उसके लिए एक आयोग गठित होगा लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में। उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा 3 नियुक्ति आयोग होंगे, जिसमें एक होगा न्यायिक नियुक्ति आयोग, दूसरा है स्कॉटलैंड का और तीसरा है उत्तरी आयरलैंड का। इनमें से कम एक सदस्य को चुना जाएगा उस आयोग में। इसके अलावा वो अपने परामर्श के आधार पर प्रधानमंत्री से परामर्श करके वो सम्राट के पास भेजेंगे और सम्राट उनकी नियुक्ति करेगा। कार्यकाल मैंने बता दिया 70 वर्ष। अब उनकी जो पद मुक्ति है वो, यानी कि जो न्यायाधीश हैं उनको पद मुक्त किस प्रकार से किया जा सकता, कदाचार के आधार पर, ठीक है। यानी कि वहाँ के सदन अगर प्रस्ताव पास करके लॉर्ड चांसलर के पास, सम्राट के पास वो भेजते हैं, तो अगर वो सहमत होते हैं उस चीज़ से, तो उसको न्यायाधीशों को उनको हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते हैं तो उनका निर्धारण है वो लॉर्ड चांसलर करेगा। यहाँ मैंने लिखा है 2,14,165, यानी कि वार्षिक पौंड है ये, और 20,657 अन्य न्यायाधीशों को ये जो वेतन है वो मिलता है। इसके अलावा उन्हें सरकारी आवास हैं, सुविधाएं हैं, वो सारी उनको मिलती हैं। तो जो ब्रिटेन की जो न्याय व्यवस्था है उसके मैंने यहाँ मुख्य आपको बिंदु बताए हैं कि न्यायाधीशों का जो चयन प्रक्रिया है, कार्यकाल है, पदोन्नति है, निर्धारण है। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि अभी मैंने आपको बताया कि 12 न्यायाधीश वहाँ होते हैं अध्यक्ष सहित, और ये बात भी ब्रिटेन में जो नवसर्जित सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 2009 से की गई है, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो पहले न्यायालय के रूप में काम करता था, उसके अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर करता था, तो उसका स्थान अब वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर 2009 से ले लिया है। क्या मैंने उनका वेतन लिखा है और उनकी जो पदमुक्ति की है, उनकी उम्र जो है वो 70 वर्ष यहाँ रखी गई है। तो ये जो बात है वो आपको परीक्षा में छोटी छोटी तौर पर पूछी जा सकती हैं। इससे पहले अपन जो चर्चा करी विधि का शासन है, जो न्याय व्यवस्था है उसकी जो विशेषताएं, तो इसका एक आपको बड़े रूप में निबंधात्मक सवाल भी पूछा जा सकता है।
तो अब आप अपने में सोचिए कि इसको आपको उत्तर की शैली किस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखनी है, यानी कि आपको अपने मन से कोई बात नहीं लिखनी, जिस शैली में आपको परीक्षा में सवाल पूछा गया उसी शैली में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ ये नहीं करना कि पूछ क्या रहा है आप और उत्तर क्या दे रहे हैं, तो उस चीज़ में आपको नंबर जो आने की संभावना वो कम हो जाती है। तो जैसे आपको विधि के शासन से संबंधित पूछा है तो आपको उसमें डायसी का नाम उसमें जरूर डालना है। संविधान की विधि उसका पुस्तक का नाम है। न्याय की जो व्यवस्था है वहाँ की विशेषताएं, ब्रिटिश न्याय प्रणाली की विशेषताएं, वो मैंने आपको ये भी यहाँ लिखाई थी, वो आपको लिखनी है 6-7। फिर जैसे वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि ब्रिटेन में जो अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई है 1 अक्टूबर 2009 से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो पहले कार्य करता था न्यायालय के रूप में, उसका स्थान ब्रिटिश न्यायालय ने ले लिया है। और वहाँ की जो न्यायाधीश हैं उसकी प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से उनका चयन किया जाना है, पद मुक्ति, कार्यकाल कितना होगा, ये सब आपको उसमें लिखनी है। कल अपन आगे वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।